हेलो गाइज, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th पेपर जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर संयुक्तेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें का हम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट समाप्त कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में भी ये हमारा आज दूसरा टॉपिक है। थर्ड यूनिट में हम एक चैप्टर जो था वो पढ़ा चुके हैं। दूसरे टॉपिक में हमारा ये है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था यानी कि टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट, जिसमें कि हमको देखिए ये चार चीज़ें पढ़नी है। पता ही होगा आपको, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताया हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए कुछ सीमित चीज़ें ही पढ़नी है। तो यही है, इसमें देखिए शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट में हमको सिर्फ नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, मार्गदर्शन मॉनिटरिंग और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको बारीक बारीक देखेंगे कि क्या है इसमें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा प्लान है, जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, ये क्या है। देखिए बार बार आपके सब्जेक्ट में, आपके पेपर में आता है अधिगम, शिक्षण, शिक्षक, यही सब बातें, 3-4 जो शब्द मेन हैं, यही सब हमेशा रिपीट होती रहती हैं। देखिए शिक्षण क्या है, बोलते हैं ना, शिक्षण का मुख्य बिंदु क्या है, लर्निंग यानी कि अधिगम। टीचिंग किसके लिए कराया जाता है, ताकि बच्चों की लर्निंग हो सके। लेकिन एक जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, B.O. स्मिथ, इनका नाम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए B.O. स्मिथ, इनका कहना ये था कि टीचिंग से लर्निंग हो ये जरूरी नहीं है। यानी हर एक टीचिंग जो कराया जा, हर एक शिक्षण जो कराया जा रहा है उससे अधिगम हो ये संभव नहीं है, या फिर ये पॉसिबल नहीं है। सही बात भी है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है। कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है। तो उन्होंने ये देखिए एक बात कहा था कि शिक्षण क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अधिगम उत्पन्न करने की इच्छा की जाती है। यानी कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी कि वो सिर्फ जो शिक्षण है वो क्रियाओं की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा अधिगम को जो सिर्फ उत्पन्न, यानी बच्चा जो है वो अधिगम कर सके, एक इच्छा उसमें जागृत करता है कि वो अधिगम कर सके। देखिए अधिगम का लक्ष्य, जो शिक्षण का लक्ष्य अधिगम हो सकता है, लेकिन सभी शिक्षण से अधिगम हो ये संभव नहीं है। और होता भी यही है कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते जाते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें, एक है टीचिंग और एक है लर्निंग, इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया है। यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो बार बार हमारे जो सब्जेक्ट में शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग और लर्निंग की जो बातें आती है ये होती क्या है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है कि टीचिंग इज गिविंग लेसन अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इज टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर। यानी कि जो शिक्षण है वह एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ लर्नर यानी कि जो छात्रों का समूह होता है, जो सीखने वाले का समूह होता है, उसको दिया जाता है। और लर्निंग यहाँ पर जो अधिगम है वो जो है, लर्निंग जो है वो गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग, बीइंग थॉट एंड एक्सपीरियंस। यानी कि अधिगम है और लर्निंग जो है वो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। स्टडी यानी पढ़कर, सोच के द्वारा, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के द्वारा। आपके जो जीवन में कोई भी चीज़ें होती है अगर आपके साथ घटित हुई है तो आपको एक सीख यानी एक अधिगम, एक लर्निंग दी जाती है कि अगली बार आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो आप अनुभव कर लेते हैं। ठीक, अगला है कि टीचिंग इज अ प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक, जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो एक प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेट एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ तो मैं प्लान करके आता हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़ानी है। ठीक, तो जो टीचिंग है वो प्लान होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, मैं आपको बताता हूँ तो एक प्लान अच्छे से, एक सिस्टमैटिक ढंग से प्लान करके आता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ठीक, और यहाँ पर जो लिखा है लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स द एंड गोल ऑफ टीचिंग। यानी कि कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर टीचिंग करा रहा है, तो अगर उसको लर्निंग हो गया, यानी कि जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो लर्नर है, लर्निंग हो गया, तो वहाँ पर उसका टीचिंग समाप्त हो जाएगा। अगर आप बच्चे को 2 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं या फिर 2 से लेकर 10 तक का पढ़ा रहे हैं,
अब उसको टीचिंग करा रहे हैं। अब उसको पता हो गया कि 2 का पहाड़ा मुझे याद है, 10 का, 3 का, सारे पहाड़े याद हो गए। तो अब वहाँ पर तो वो जो टीचिंग था वो तो समाप्त हो गया। अब उसके आगे बढ़ेंगे ना कि बस अब बार बार वही लर्निंग कराते रहेंगे, नहीं ना। तो ये है कि जो लर्निंग है इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स द एंड गोल ऑफ टीचिंग। ठीक, अगला है कि वन ऑफ द सोल एम्स ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। यानी कि शिक्षा का जो एक मेन मुख्य काम क्या है कि स्टूडेंट्स में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सकारात्मक जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो लाया जा सके। शिक्षक जो टीचर को पढ़ाते हैं उनको बताते हैं कि ये उनमें एक सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो एक अच्छी चीज़ होती है उनमें, उनके व्यवहार में, उनके बोलने चालने में वो हो सके। और अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखिए लर्निंग के बारे में एक और क्या लिखा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग एज देयर इज नो एंड। सही बात है कि टीचिंग तो सिर्फ टीचर करा देता है, लेकिन लर्निंग यानी कि जो अधिगम है, सीख जो होती है, आपको कहीं रास्ते चलते हुए कोई ना कोई बता देगा कि ये चीज़ें होती है, आपको वहाँ भी है, यानी मरते दम तक आपको टीचिंग कराई जाती है। ठीक, अगला देखिए, ये सबसे लास्ट पॉइंट है, ये एक्चुअली मेरे लिए कर सकते हैं आप या फिर कोई भी टीचर हो उसके लिए एक है। देखिए, अनदर विटल पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट अ टीचर डो टीच बट लर्न आल्सो। यानी कि देखिए, जो टीचर जो है पढ़ाता भी है, सीखता भी है, ये टीचिंग का एक और खूबी है। यानी कि अनदर विटल पॉइंट टू रिमेंबर, एक ये बात याद रखने की ये बात है कि एक टीचर जो है पढ़ाता भी है और सीखता भी है। आप मेरे में ही देखेंगे कि मेरी जो पहली वीडियो है उसके हिसाब से ये वाली वीडियो आप मिलाएंगे तो कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा, यानी कि पक्का कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। तो ये रहा हमारे टीचिंग और लर्निंग का डिफरेंस। आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जो हमारे जो सब्जेक्ट में जो अधिगम शिक्षण जो बोला जाता है, बार बार जो शब्द आती हैं, ये सब होती क्या है। किताब में शायद इसको नहीं मिलेगा, मैंने दूसरी जगह बहुत सारी जगहों से इसको ढूंढ कर लाया हूँ। तो आपको, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सर के ऊपर से निकल जाता था कि ये सब क्या है, तो ठीक है आपको बता दे रहे हैं। तो ये रहा, अब हम आगे इसको देखिए, अब अपने पॉइंट पाते हैं कि नियोजन यानी प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि नियोजन यानी प्लानिंग जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में है वो क्या है। देखिए, अब है यानी कि शिक्षण अधिगम का नियोजन, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। कोई भी चीज़ होती है उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं। आपको कहीं जाना है ट्रेन से तो प्लान करते हैं ना कि कौन सी ट्रेन से जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कौन से होटल लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लानिंग के हिसाब से। ठीक, तो मतलब क्या है नियोजन, उसका हिंदी है नियोजन। तो यानी जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग से आशय ये है कि किसी भी चीज़ की युक्ति, किसी भी चीज़ की सूझयुक्त चिंतन, यानी कि मस्त आराम से आप सोचिए कि क्या क्या उसको करना है, गहरा चिंतन, थॉट के आधार पर कोई भी जो तैयारी होती है वो हमारी प्लानिंग कराती है। ये हम एकदम सिंपल वर्ड में आपको बता रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस यही इसमें करना है। देखिए, एक है आई के डेविस। यहाँ पर उदाहरण इसलिए दे दिया जाता है, यानी कि कोई भी विद्वानों का, ताकि आपको जो परीक्षा में है थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट पड़े अगर आप लिख रहे हैं। तो इन्होंने जो शिक्षण अधिगम का नियोजन यानी प्लानिंग ऑफ टीचिंग के बारे में क्या कहा है कि शिक्षण अधिगम नियोजन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्यों की स्थापना के लिए संपन्न कराता है। यानी कि इन टीचिंग प्लानिंग इज द वर्क अ टीचर डज टू स्टेबलाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा होगा कि शिक्षण अधिगम के नियोजन के अंतर्गत यानी प्लानिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, जो टीचर होता है वह सभी क्रियाएं शामिल करता है, जो सारी एक्टिविटी है उनको इंक्लूड करता है, ताकि जो सीखने के उद्देश्य हैं, जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, उसको संपन्न करा सके, अच्छे से करा सके। देखिए, जो प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग है इसके अंतर्गत ये 3 मुख्य जो काम हैं ये आते हैं, जिसमें कि कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना यानी कि राइटिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स।
यानी ये जो टीचिंग ऑफ लर्निंग, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। इसमें हम थोड़ा सा जो कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें और आती हैं, यानी कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस, शिक्षण क्रिया विश्लेषण जॉब एनालिसिस, और कौशल विश्लेषण यानी स्किल एनालिसिस। जो हमारा प्लानिंग है उसमें जो टीचर है पहले से सोचता रहता है कि हमको शिक्षण देने से पूर्व बताया गया, आपको मैंने आपको बताया है कि जो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो मेनली टीचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि टीचर को कैसे पढ़ाना है, क्या उसको कक्षा कक्ष में करना है। ठीक, तो जो हमारा जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग कराने से पूर्व प्लानिंग करता है कि शिक्षण देने से पूर्व उसको क्या क्या करना है, उसको क्या लक्ष्य है और जो उसकी विषय वस्तु है क्या क्या होनी चाहिए, इन सब की चीज़ें की वो प्लानिंग करता रहता है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। जो कोई भी शिक्षक होता है, कोई भी जो टीचर होता है वो कंटेंट एनालिसिस यानी अच्छे से पूरा कंटेंट को तैयार करके लाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करके लाता है। हम भी जो ये कंटेंट लाते हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं कि कौन सा आपको बताना है, कौन सी फालतू चीज़ें उसको नहीं बतानी है, सिलेबस के हिसाब से बताते हैं। तो ये भी हमारी प्लानिंग है। ठीक, तो वो हमारा जो ये प्लानिंग है वो कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर जो पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट एनालिसिस उसके अंदर ये सब आएगा। ठीक, अगला है कि क्रिया विश्लेषण यानी जॉब एनालिसिस। इसमें जो है वो जो टीचर होता है वो ये देखता है कि कौन सी हमको क्रिया करनी है, शारीरिक क्रिया करनी है, मानसिक क्रिया करनी है, ये देखता रहता है। और अगला है कौशल विश्लेषण यानी स्किल एनालिसिस। इसमें जो शिक्षक को जो भी कौशल का प्रयोग करता है, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कर रहा है, पाठ्य योजना का प्रयोग कर रहा है, प्रश्नीकरण कौशल का प्रयोग कर रहा है, मतलब सारे जितने भी कौशल है अगर उसमें वो प्रयोग कर रहा है वो उसका ये कौशल विश्लेषण यानी कि स्किल एनालिसिस के अंदर आ जाती है। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्य की पहचान की कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि उसका क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग में है उसमें जो सेकंड था शिक्षण उद्देश्यों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई भी शिक्षक जो है वो जब जाता है पढ़ाने के लिए तो ये सोचता है कि इस पार्ट में हम ऐसा क्या बताएं कि जो बच्चों में अच्छा परिवर्तन ला सके, मतलब उनको क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं कि जो उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। यही जो है वो उद्देश्य होता है, परिवर्तन कराना है जो सोचता है वो उद्देश्य होता है। ठीक, देखिए एक बातें आती है कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। जो सुनने में तो मेनली एक ही जैसे लगते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जो लक्ष्य होता है वो अलग होता है और उद्देश्य होता है वो अलग होता है। देखिए, जो लक्ष्य होता है यानी एम्स होता है वो पूरे राष्ट्र समाज की प्रवृत्ति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं। पूर्ति की जिम्मेदारी समाज के व्यक्तियों और सभी विद्यालयों की होती है, यानी कि कोई भी लक्ष्य आप बना रहे हैं तो वो राष्ट्र इस समय मतलब उस समय राष्ट्र का सिचुएशन कैसा है उसके हिसाब से देखेंगे, जो समाज में क्या चल रहा है उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से आप जो लक्ष्य बनाते हैं, मेनली तो इसी को देखते रहते बनाते हैं ना, और होता भी यही है। और जो पूर्ति की जिम्मेदारी जो होती है वो समाज के व्यक्तियों सभी विद्यालयों को होता है, यानी समाज में जितने भी लोग हैं, माता पिता होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, उस लक्ष्य को उसको सपोर्ट करें जो बच्चा बनाया है, और सभी विद्यालयों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस लक्ष्य की ओर अग्रसर कराएं। और जो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो शिक्षण स्वयं करता है। देखिए, अब इसको ये मान सकते हैं कि ये स्टूडेंट निर्धारित करता है और ये टीचर। तो जो उद्देश्य होता है वो शिक्षक स्वयं निर्धारित करता है और ये उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि टीचर छोटा सा कोई उद्देश्य बना लिया कि आज हम जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हैं उसके हिसाब से, छोटे बच्चे हैं तो हम इसको आज 2 का पहाड़ा पढ़ा कर ही मानेंगे, इसको सिखा देंगे आज 2 का पहाड़ा। देखिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है उसी के अनुसार वो लोग अपना बना लेते हैं। शिक्षा का जो लक्ष्य है कि आज इसको पहाड़ा सिखाना है तो मुझे आज 2 का पहाड़ा इसको पढ़ा देना है, तो ये रहा उद्देश्य। ठीक, अगला है कि इनका स्रोत सामाजिक दर्शन होता है और उद्देश्य जो यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से होता है और ये सामाजिक रूप से होता है। देखिए, यहाँ इसका क्षेत्र यानी कि लक्ष्य का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है और जो उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। देखिए, और ये जो लक्ष्य होता है वो लॉन्ग रेंज होता है
उद्देश्य जो होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, यानी कि जो कोई भी लक्ष्य हो आराम से इतनी कोई भी नहीं पा सकता है तो वो लॉन्ग रेंज होता है ऑब्वियसली। और जो उद्देश्य होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, यानी कुछ थोड़े समय के लिए होता है। ठीक, ये परिवर्तनशील होते हैं, ये निश्चित होते हैं। परिवर्तनशील का मतलब ये होता है कि आपने बना लिया कोई भी लक्ष्य कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन क्या पता आपकी स्थिति परिस्थिति सेम नहीं रही हो। होता है ना, परिवार की जो जिम्मेदारी रहती है तो उस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। हम डॉक्टरी करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन छोटे रहते तो हाँ ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति के देखते हुए इसको बदला जा सकता है कि नहीं यार डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा चीज़ करते हैं जिससे मुझे जल्दी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ या फिर जल्दी कोई भी काम ढूंढ लूँ। तो ये परिवर्तनशील है, ये निश्चित होते हैं कि मुझे 10 का पढ़ा पढ़ा देना है, ये निश्चित होता है। अब कैसे भी पढ़ा देंगे हम इसको, 1 से लेकर 20 तक की गिनती मुझे सिखानी है, मुझे सिखा देंगे। ठीक, तो ये रहा लक्ष्य और उद्देश्य। ये लॉन्ग रेंज होता है, ये शॉर्ट होता है। ये टीचर निर्धारित करते हैं, टीचर के लिए होता है, ये स्टूडेंट अपना रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लक्ष्य और उद्देश्य के वो थोड़ा समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगला जो हमारा प्लानिंग ऑफ टीचिंग में है, जो प्लानिंग ऑफ लर्निंग टीचिंग में है, उसके हिसाब से जो तीसरा था वो देखते हैं कि क्या है। ठीक, देखिए जो हमारा प्लानिंग में उसका तीसरा था कि शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। लक्ष्य को निर्धारित कर लिए, यानी कि उद्देश्य को पता कर लिए, लेकिन अब उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लाना है वो यहाँ पर उसका मेन काम है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या क्या करना है व्यवहारिक रूप में लाने के लिए, कि इसमें एक है कि उद्देश्यों को एक ही उद्देश्य में विचार व्यक्त किए जाना चाहिए। यानी कोई भी एक उद्देश्य आप निर्धारित किए हैं, यानी टीचर जो उसको चूज कर लिया है कि ये उद्देश्य आज हमको पूर्ण कराना है, तो उसमें वही सिर्फ कराना है और कोई दूसरा कोई इंक्लूड न करे तो ही अच्छा होगा। अगला है कि शैक्षिक उद्देश्य छात्रों के स्तर, योग्यता एवं आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए। कोई भी उद्देश्य अगर कर रहे हैं छोटे बच्चों को उसके स्तर के अनुसार करें, योग्यता आवश्यकता के अनुसार करें। उद्देश्य अगर टीचर डिसाइड कर रहा है कि हाँ मुझे ये ऑब्जेक्टिव आज पूरा करना है, ये उद्देश्य पूरा करना है, तो पहले देखेगा कि उसकी आवश्यकता क्या है, किस अनुसार हो सकता है, और उसकी योग्यता क्या है, किस प्रकार से हम उसको बताएं। अब छोटा बच्चा है तो उसको सीधे हाई लेवल के हिसाब से नहीं ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा, क्योंकि बिहेवियर यानी कि जब उसको व्यवहार में लाना है उसके हिसाब से करना, मेन काम यहीं पर होता है। और जब कापी किताब पर लिख लेंगे, पहले सोच लेंगे, लेकिन जब व्यवहार में लाना होगा तब यहाँ पर आपको स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अगला है कि व्यवहारिक उद्देश्य सदैव ही विद्यार्थी केंद्रित होने चाहिए। मैंने बताया कि यहाँ पर उसके योग्यता के अनुसार होने चाहिए, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सेंटर्ड उसी के हिसाब से जो भी हो उद्देश्य वो पूरे होने चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी एग्जाम्पल आपको दूँ वो व्यवहारिक रूप से हो। थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन इररिलेवेंट नहीं होता है। आपको जो सामान्य जीवन है उसके हिसाब से अगर कोई भी टीचर समझा रहा है तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, वो कोई भी स्टूडेंट हो उसको अच्छे समझ में आता है, तो वो विद्यार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी के अनुसार होता है, क्योंकि विद्यार्थी को सामान्य भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। ठीक, अगला है कि उद्देश्यों को आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित करते रहना चाहिए। यानी कोई भी उद्देश्य अगर जो टीचर डिसाइड किया है उसको अगर देखा कि नहीं हो रहा है, अगर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जिस हिसाब से टीचर चाहता है, तो वो उसके हिसाब से वो परिवर्तित कर सकता है। ठीक, तो ये रहा हमारा प्लानिंग ऑफ टीचिंग था। सोचे थे कि दूसरा जो ऑर्गेनाइज यानी संगठन था वो भी बता देंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल हो सकती है आपके दूसरे फ्रेंड के लिए तो आप उसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपको जल्द लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।